नमो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन व्याकरणम सिद्धांत कौमुदी यूजीसी नेट जेआरएफ स्त्री प्रत्यय प्रकरण हमारा आरंभ हो चुका है। इसकी एक कक्षा हो गई है, आज कक्षा संख्या 2 है, माने पार्ट 2 है। चलिएगा, प्लेलिस्ट हमने बना दी है और प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलती है तो आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा और लिंक ले लीजिएगा और सभी कक्षाओं को क्रम से पढ़िएगा। नेट और जेआरएफ की तैयारी करने वाले पाठकों के लिए है, ये सामान्य पाठकों के लिए नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 2 है ये। ठीक है, कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था, चलिए ये दिख गया आपको 2। चलिए, तो गत कक्षा में मैंने आपको एक तो स्त्रियाम सूत्र आपको समझा दिया था और आगे हमारा चल रहा था अजाद्य तष्टा, ये मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ये सिद्धांत कौमुदी में जो दिया है यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये आपको अच्छी प्रकार से समझना है और ये भी ध्यान रखना है ये सामान्य पाठकों के लिए नहीं है। और यदि आप जेआरएफ नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लाखों रुपए सैलरी की जॉब की तैयारी कर रहे हैं और लाखों रुपए सैलरी की जॉब ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, पूरा हार्ड आपको वर्क करना पड़ेगा। जिस विषय में आप जॉब प्राप्त करना चाह रहे हैं उसका आपको मास्टर बनना पड़ेगा, ऐसे ऊपर ऊपर से काम चलने वाला नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का। ठीक है, अब ये चीज सूत्र पर वार्तिक है। अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं उसी के साथ साथ में एक आचार्य कात्यायन हुए। अष्टाध्यायी के सूत्र तो लिखे हैं महर्षि पाणिनि ने, और जो वार्तिक हैं, क्या वार्तिक, वार्तिक के जो प्रणेता हैं वो हैं आचार्य कात्यायन। ठीक है, आचार्य कात्यायन ने महर्षि पाणिनि के ही सूत्रों को और अच्छी प्रकार से समझाने के लिए, उनको उनमें पूर्णता लाने के लिए, उनको सरल ढंग से पूरा पूरा खोल करके बताने के लिए वार्तिकों का निर्माण किया है। तो साथ साथ में आपको कुछ वार्तिक भी दिए जाते हैं। ठीक है, हर सूत्र पर नहीं, जहां जहां आएंगे वहां वहां पढ़ेंगे। एक सूत्र पर कहीं 2-3 भी आ जाते हैं, कहीं एक भी आता है, एक भी वार्तिक नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिएगा, तो अब यहां पर एक ये वार्तिक दे रहे हैं, ये वार्तिक है, ध्यान रखेंगे। ये भट्टोजी दीक्षित जी ने वार्तिक लिया यहाँ पर कि उगितश्च, वो अजाद्य तष्टाप, उगितश्च तो आगे आएगा, अजाद्य तष्टाप, इस सूत्र पर जो टाप है, एक तो अजादि शब्दों से टाप होता है और एक ह्रस्व अकारांत वाच्य जो शब्द है उनका जो वाच्य स्त्रीत्व द्योत्य होने पर क्या होता है, टाप होता है। इसके अलावा और भी होता है, कहते हैं कि यहां पर भी टाप करना चाहिए। संभस्त्राजिन क्षण पिंडेभ्यः फलात्। ठीक है, यहां पर ये कहते हैं कि जो ये सम, सम ये उपसर्ग है और भस्त्रा, क्या है, भस्त्रा शब्द है, तो और भस्त्र और अजिन, अजिन शब्द है,
और एक है क्षण, ये क्षण शब्द है, और एक है पिंड। फलात, इन शब्दों से उत्तर यदि फल शब्द आ रहा हो, ठीक है, माने ये शब्द पूर्व पद में हो और फल शब्द उत्तर पद में हो, तो ये कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा समास में। क्या है? ये मिलेगा समास में। समास में आपको हमने बताया था कि समास में जैसे यहां पर पंचाजी में टाप नहीं हो सकता था, वैसे ही यहां पर भी नहीं हो सकता था टाप। तो यहां पर कहते हैं सम के साथ यदि फल शब्द का समास हुआ है, भस्त्र के साथ फल का हुआ है, अजन के साथ फल का हुआ है, क्षण के साथ फल का हुआ है, या पिंड के साथ फल का हुआ है, उसमें फल उत्तर पद में आ रहा है और ये शब्द पूर्व पद में हो, तो भी फलंत शब्द से टाप कहना चाहिए। ठीक है, वस्तुतः इससे क्या प्राप्त था? इससे आगे एक सूत्र आएगा। क्या है? आगे एक सूत्र आएगा, पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदाच। ये आगे पढ़ेंगे, अभी संख्या बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, तो का हर सूत्र के अभी ये मैं आपको इस सिद्धांत कौमुदी में ही चलिए संख्या बता देता हूं आपको। ये यहां पर सिद्धांत कौमुदी सूत्रों की जो संख्या है वो 519वां सूत्र है। क्या है? 519, 519। वहां पर सूत्र है पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदाच। उस शब्द में क्या, उस सूत्र में फल शब्द पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? फल। वहां पर यह कहा है कि ये शब्द जब उत्तर पद में हो और उससे स्त्रीत्व द्योतित हो रहा हो, तो क्या होता है? गीश होता है, गीश की प्राप्ति थी। तो उसका अपवाद कर दिया कि इनसे, माने फल शब्द यदि इनसे उत्तर होगा समास में, तो जो उस सूत्र से पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदाच से गीश नहीं होगा। क्या है? गीश नहीं होगा। क्या होगा? टाप होगा। ये वार्तिक बता रहा है। ठीक है, अब तो अब यहां पर ये दिखाया समफला। तो यहां पर वास्तव में अभी मोटा मोटा आपको इतना समझना है कि सम का और फल के साथ में समास हो गया है। ठीक है, फल के साथ में। ठीक है, समृद्धानि फलानि यस्याह लतायाह, सा लता। इस प्रकार से इसका हम व्युत्पत्ति करेंगे। माने अच्छे अच्छे फल लगते हैं जिस लता पर, वो लता, तो वो लता कही जा रही है समफला। तो यहां पर सम का फल के साथ में बहुब्री समास होता है। ठीक है, अभी समास तो आपको नहीं सीखना है यहां पर। तो ये क्या बन जाता है? समफला, समफल बनता है। क्या? समफल, ऐसा। अब ये जो पूरा शब्द है ये स्त्रीत्व को कह रहा है। इसको लता को कह रहा है, इसको कह रहा है लता को। तो इसको स्त्रीत्व, मैं स्त्रीत्व स्त्री लता को कह रहा है, तो इसमें पाक पर्ण कर से गीश प्राप्त हो रहा था। तो वार्तिक ने कहा नहीं, सम से उत्तर फल है, इसलिए इसको टाप होगा। क्या होगा? टाप। तो यहां पर क्या कर दिया इन्होंने? टाप कर दिया इस वार्तिक से। टाप, इसका आवचेगा आकाश वर्ण दीर्घा और स्वादि उत्पत्ति करके हलज्ञाभ्यो दीर्घा स्तुति स्पृक्तम हल से लोप हो जाता, तो समफला बनता है। ठीक,
इसी प्रकार से भस्त्र, तो भस्त्र फला, तो यहां पर क्या है, भस्त्रा और फल का समास होता है। ठीक है, तो इसका दिया है कि भस्त्रा इव फलानी यस्याह। भस्त्रा एक वो होती है, मतलब जिसमें धूकनी होती है, तो उसके आकार के फल हैं जिस लता के। तो यहां पर क्या है, भस्त्रा के साथ फल का समास करते हैं तो भस्त्रा को भस्त्र हो जाता है, वो समास की प्रक्रिया है। तो भस्त्र फल बनता है, इस वार्तिक से टाप होकर के क्या बन जाता है, भस्त्र फला। ठीक है, अब आगे यहां पर ही क्या होता है, ये यहां पर इन्होंने दिखाया है, वास्तव में कोई बात नहीं। ये क्या था, इस प्रकार से होता है, भस्त्रा और फला, ओ फल, इसका समास हो जाता है। समास होने पर क्या होता है, ये ज्ञापोह संज्ञा छंदसोर बहुलम, ये एक सूत्र है अष्टाध्यायी का। यहां संख्या नहीं दी इन्होंने, संख्या मैं आपको बता देता हूं। ये है आपका इस सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र की संख्या, इस सूत्र की संख्या है 1001, 1001वां सूत्र दिया है। अब देख लीजिएगा सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या में, ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम, ये संज्ञा है किसी की, भस्त्रफला। इससे ये सूत्र अष्टाध्यायी का, इससे यहाँ पर ह्रस्व, इसको ह्रस्व हो जाता है, तो ये क्या बनता है, भस्त्र फल, ऐसा बनता है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, क्या बनता है, भस्त्र फल। अब यहां पर भी उसी से पाक कर्ण पर्ण से गीश प्राप्त था, तो इस वार्तिक ने क्या कहा, टाप टाप का आ जुड़ो करके पूरा फला बन जाएगा, भस्त्र फला। इसी प्रकार से आगे उदाहरण नहीं दिए हैं, ये इसका इसका बनेगा आजेन फला, क्या बनेगा, मैं लिख देता हूं, आजेन फला, टाप होकर के। ठीक है, ऐसे ही क्षण फला, ये नाम है किसी, क्षण फला, औषधि विशेष इसमें तो लिखा हुआ है आजेन फला, ये किसी औषधि विशेष का नाम है। क्षण फला, ये भी औषधि विशेष का नाम है। और पिंड फला, ये वर्तमान में शायद नहीं मिल रहा है नाम इनको, तो औषधि विशेष पुराने समय में होगा, अब तो वो औषधि हो सकता है नष्ट हो गई हो। ठीक है, देश काल परिस्थिति से शब्द नए आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक, तो ये बन गए, ये सभी इस प्रकार से उदाहरण बन जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ये वार्तिक वास्तव में उपाग कर्ण पर्ण से गीश प्राप्त हो रहा था स्त्रीलिंग में, तो इससे टाप कर दिया। ठीक है, अब एक दूसरा वार्तिक और बता रहे हैं। दूसरा वार्तिक है सादच कांड प्रांत शतई केभ्यः पुष्पात। ठीक है, ये वार्तिक कहता है कि एक शत शब्द और अच धातु, अच धातु वास्तव में अंचु धातु है। अंचु धातु, कैसी अंचु धातु, जिसके नकार का लोप हो गया है, नलोप वाली अंचु धातु को यहां अच कहा है। ठीक है, और कांड और प्रांत और शतक, ठीक है, ये शब्द है। नहीं, शतई, ये शतई का है ना, शत और ये कैसा है, प्रांत, नहीं एक प्रांत नहीं, हाँ प्रांत शत और एक है, ये शत और एक, ये दो शब्द हैं यहाँ पर। शतई का शत, तो शतई का, तो शत और एक, तो ये कितने हो गए आपके, सत, कांड, प्रांत, शत, एक, ये 5 शब्द हो गए।
इन 5 शब्दों में किससे उत्तर यदि पुष्प शब्द आ रहा हो तो उससे भी क्या होता है, टाप होता है। तो पाक कर्ण पर्ण पुष्प, उसमें पुष्प भी पड़ा हुआ है। तो पुष्प से यहां पर क्या है, समास में पुष्पांत शब्द से स्त्रीलिंग में गीश प्राप्त हो रहा था, तो उसी का निषेध कर दिया, अपवाद बना दिया कि नहीं, गीश नहीं होगा, इस वार्तिक से इन शब्दों से उत्तर होगा तो क्या होगा, टाप होगा। ठीक है, टाप कहना चाहिए। जैसे सत पुष्पा, सत के साथ में समास हो गया इसका पुष्प का, तो सत पुष्पा। सत पुष्पा माने, सत पुष्पा का इन्होंने अर्थ तो दिया नहीं यहां पर, ऐसा इसी में भी नहीं दिया। ठीक है, तो सत पुष्पा, सत का पुष्प शब्द के साथ में संति पुष्पाणी यस्याह, माने जिस पर फूल लगे हुए हैं, ऐसी लता आदि, तो सत पुष्पा, तो यह टाप हो गया है। सारी प्रक्रिया पहले के समान समझेंगे। प्राक पुष्पा, प्राक में वास्तव में क्या है, यहां पर ये ऐसा है, प्र प्लस अंचु, ये अंचु धातु है। ठीक है, क्या है, ये अंचु धातु है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहां पर क्विन प्रत्यय आता है। ये आपको तो कृदंत प्रकरण का है, यहां तो नहीं, बस समझ लीजिएगा, मैं तो मैंने पढ़ा हुआ इसलिए बता रहा हूं। क्विन प्रत्यय होकर के यहां पर इसका लोप हो जाता है और ये क्या बचता है, ये पूरा लोप हो जाता है प्रत्यय का, और यहां पर प्र और ये अच, नका लोप च बचता है, अच, और यहां पर इसको दीर्घ होकर के ये क्या बन जाता है, प्राच, ऐसा बन जाता है, प्राच। तो ये अच का है, तो अब यहां पर नकार तो रहा, ये वास्तव में नकार ही है। नकार हमको दिख रहा है पर ये सबसे पहले नकार था, इसलिए लुप्त नकार बोलते हैं इसको। तो प्राच बनता है, ये क्या बनता है, प्राच। अब प्राच ये अच के ग्रहण से होगा, अच अजन, ये अच धात्वंत है। ठीक है, तो इससे उत्तर अब पुष्प आएगा, तो प्राक पुष्पा, इसका भी यहां पर भी समास हो गया। ठीक है, प्रांची पुष्पाणी यस्याह, इस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति करेंगे, प्रांची पुष्पाणी यस्याह। ठीक है, इसका अर्थ है कि पहले से खिले हुए फूल हैं जिस लता के। तो इसमें बहुब्री समास होता है, फिर बहुब्री समास हो जाता है तो प्राच और पुष्प को मिलाकर के और इसको चकार को समास में क हो जाता है पदांत मान करके। ठीक है, चो आदि लग करके इसमें कुत्त हो जाता है, तो ये प्राक पुष्पा बन जाता है इस प्रकार से, ये ध्यान रखेंगे। ये पुष्प बन गया और फिर यहां पर टाप हो जाता है इस वार्तिक से, ये ठीक है, तो ये बन जाए प्राक पुष्पा। इसी प्रकार से प्रत्यक पुष्पा, ध्यान रखेंगे, प्रत्यक पुष्पा में क्या है, जैसे ये भी अंश धातु का है, इसमें क्या है, प्रति है, प्रति पूर्वक ये अंशु धातु है यहां पर, और यहां पर अंशु धातु से क्या हुआ है, वही कृदंत क्या हुआ है, क्विन प्रत्यय हुआ है, ये ऐसा होता है। तो ये सब कुछ लोप होकर के ये भी लोप हो जाता है, और यह एको एणची लग करके प्रत्यक्ष बनता है। क्या है, प्रत्यक्ष। इसका पुष्प के साथ समास करेंगे, फिर कुत्तो आदि हो जाए तो प्रत्यक पुष्पा। तो प्रत्यक पुष्पा का अर्थ प्रत्यंची पुष्पाणी यस्याह, अर्थात बाद में खिलने वाले फूलों से युक्त कोई लता, जिसको अपामार्ग कहा है इन्होंने, अपामार्ग, तो ये बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से कांड पुष्पा। ठीक है, कांड पुष्पा, तो कांड पुष्पा ये नहीं, इसका अर्थ तो बताया नहीं इन्होंने। ठीक है, कांड पुष्पा तो हर शाखा में पुष्प वाली लता, अच्छा, माने जो लता है उसके हर उसमें जो पोए है उसमें फूल है, तो उसको बोलते हैं
कांड पुष्पा, ऐसे ही प्रांत पुष्पा, ठीक है, प्रांत पुष्पा का दिया है प्रांते पुष्पाणि यस्याह, तब प्रांत पुष्पा, किनारे फूल वाली लता, जिसके किनारे किनारे पर फूल होते हैं ऐसी लता का नाम है प्रांत पुष्पा। ये आपको बनाने पड़ेंगे, मैं बना के दे रहा हूं, ठीक है। ये कांड पुष्पा ये तो बना दिए इन्होंने, कांड पुष्पा, और ये क्या बनेगा प्रांत पुष्पा, ठीक है। और इसका बना शतपुष्पा, शतपुष्पा का अर्थ होगा कि जिस पर 100 फूल हैं, ठीक है। शतम पुष्पाणि यस्याह सा शतपुष्पा लता, तो 100 फूल वाली लता को कहते हैं। अब 100 फूल वाली लता कौन सी है ये तो मुझे भी नहीं पता, और जो ये हिंदी के व्याख्याकार इनको भी नहीं पता, ठीक है, पर नाम है तो होती होगी पहले, या आपको पता हो तो आप बता दिए कमेंट करके। ऐसे ही एक पुष्पा, एक पुष्पा माने एक फूल वाली, एक फूल वाली भी लता होती है, तो ये एक पुष्पा, ये उदाहरण बनेंगे इसके टाप होकर के, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको सब, चलिएगा ये हो गया। अब है आगे वार्तिक, और एक आगे वार्तिक दे रहे हैं इसी पर कि शूद्रा चा महत्वपूर्वा जाति, ठीक है। कि जो शूद्र शब्द है, शूद्र कि जो ये शूद्र शब्द है, शूद्रा अमहत्वपूर्वा जाति, शूद्र शब्द जातिवाचक हो और महत्व अमहत्वपूर्व, इसके पूर्व महत्व शब्द का प्रयोग न हो रहा हो, माने इसके साथ समास होकर के महत्व शब्द यहां पूर्व में ना हो, तो इसको भी टाप कहना चाहिए, माने शूद्रा बनता है, ठीक है। क्या है ये शूद्र शब्द है, ये तो लिख देना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, आगे एक सूत्र आएगा कि जाते रस्त्री विषयाद योपधात, वहीं आगे आएगा इसकी संख्या, आगे पढ़ेंगे तभी, तो अभी यह 518 518 नंबर का सूत्र है सिद्धांत कौमुदी की संख्या। क्या है, इसको जातिवाची शब्द है, शूद्र जातिवाची शब्द है माना जाता है, ठीक है। शूद्र एक जाति मानी गई है, तो कहते हैं यदि इस शूद्र शब्द से स्त्रीत्ववाच्य हो, स्त्री को कहा जा रहा हो, तो इसको जाते रस्त्री विषयात योपधात से गीश नहीं होता है। क्या है, गीश नहीं होता, उससे गीश प्राप्त हो रहा था, उससे गीश प्राप्त हो रहा, तो कहा कि महत्वपूर्ण में नहीं है, शुद्ध शब्द अकेला है और जाति को कह रहा है, तो उसको टाप कहना चाहिए, टाप का बनाया है। क्या होगा, टाप। सबसे पहले तो इसको क्या प्राप्त हो रहा था, आजाद तष्टाप से अदंत मान करके, उसका अपवाद वो सूत्र है जाते रस्त्री विषयाद उपधात, उसका भी अपवाद ये बना दिया, ठीक है, वार्तिक है, तो यह टाप होगा, गीश नहीं होगा, टाप हो जाएगा तो ये शूद्रा बन जाएगा। शूद्रा जातिवाचक कैसे बनता है, इसके जो व्याख्याकार हैं वो कहते हैं कि एक शूद्र जाति का व्यक्ति, देखिए मैं समझा रहा हूं, वर्तमान में एक कोई व्यवस्था नहीं है, ये प्राचीन काल की व्यवस्था को दर्शा रहा है बस, ठीक है।
अच्छी व्यवस्था है खराब व्यवस्था है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरा काम अभी पढ़ाने का है। शूद्र माने शूद्रा यहां किसको कहा जाता है? इन विद्वानों का मत है कि एक शूद्र पुरुष एक शूद्र स्त्री के साथ विवाह करके जो कन्या को जन्म देता है, माने कन्या को जन्म देता है, तो वो कन्या शूद्र, वो उसकी जाति शू माने उसको जाति मान करके स्त्री में कहेंगे तो उसको शूद्रा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये वो इन्होंने बताया है। ठीक है, ये यहां पर इन्होंने लिखा है, ये है आपके गोविंदाचार्य जी हैं, गोविंदाचार्य जी, इन्होंने यहां लिखा है कि मैं बता देता हूं आपको। शूद्र के द्वारा विधि पूर्वक विवाहित अपनी पत्नी में उत्पन्न कन्या शूद्रा कहलाती है। यह जाति लक्षण जाते रस्त्री विषयादोपदात से प्राप्त गीश का अपवाद है ये वार्तिक। ठीक है, तो वास्तव में क्या प्राप्त हो रहा था? शूद्री। यदि कन्या है कोई मतलब किसी, ये मानिएगा कि शूद्र पुरुष है कोई, उसने विवाह किया अपनी ही जाति के स्त्री से, फिर उससे उत्पन्न जो कन्या है, तो उस कन्या की जाति को बताने के लिए शूद्रा प्रयोग किया जाए या शूद्री, दो प्रयोग हो सकते हैं। जाते रस्त्री विषयादोपदात से तो गीश होकर के शूद्री बन रहा था। क्या बन रहा था? शूद्री। परंतु ये कहते नहीं, शूद्री प्रयोग नहीं है उसके लिए, उस कन्या के लिए, उसके लिए टाप कहना चाहिए, महत्वपूर्ण में नहीं है यहां पर, तो टाप होगा इस वार्तिक से, शूद्रा कहा जाएगा उस कन्या को। ठीक है, अब कहते हैं पुण्यो, अच्छा पुण्योगे तो शूद्री। मानिएगा कोई शूद्र पुरुष है, उसकी पत्नी को बताना हो कि ये शूद्र पुरुष है, इसकी पत्नी को, जैसे ब्राह्मण की स्त्री को, अरे ये माने कोई कहेगा भाई ये कौन है? ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी कैसे है? एक तो पुरुष के कारण से भी ब्राह्मणी हो सकती है, ध्यान रखेंगे। एक तो भाई इसका पति ब्राह्मण है इसलिए ये भी ब्राह्मणी है। ठीक है, इसका पति क्षत्रिय है इसलिए ये भी क्षत्रियाणी है। एक तो लोक व्यवहार की बात है ये। ठीक है, उस समय भी ऐसा उस समय चलता था। ऐसे ये शूद्र है, शूद्र की जो पत्नी है वो उस शूद्र पुरुष के नाम से लोक व्यवहार में कही जाएगी, तो कहते हैं वहां तो शूद्री ही होगा उस स्त्री को बताने के लिए। परंतु शूद्र पुरुष एक स्त्री के साथ विधि विधान पूर्वक जो कन्या उत्पन्न करता है, उस कन्या के लिए शूद्री नहीं कहा जाएगा, उसको शूद्रा कहा जाएगा इनके अनुसार, उस समय के लोक व्यवहार के अनुसार। ठीक है, तो पुण्योगे तो शूद्री, तो पुण्योगा दाग, ये पुण्योगा दाख्यायाम, आगे सूत्र आएगा इसको पढ़ेंगे। तो पुण्योगा दाख्यायाम से माने पुरुष के संबंध से किसी स्त्री को बताना हो, तब तो वहां पर क्या होगा? गीश ही होगा। पुण्योगे तो शूद्री, उसको तो शूद्रिया गीश ही होगा, टाप यहां नहीं होगा। ठीक है, ये जाति, ये ध्यान रखेंगे, यहां पर ये शब्द जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है। ये तो शूद्र पुरुष की पत्नी है, वो उससे शूद्र पुरुष के साथ संबंध रखते हैं, संबंध है, इस स्त्री का अर्थ उसके साथ विवाह हुआ है, इसलिए इसको शूद्री कहा जा रहा है, शूद्रा नहीं है वो। ठीक है, उसकी जाति और कुछ भी हो सकती है भाई। शूद्र पुरुष के साथ में कोई भिन्न जाति की स्त्री विवाह कर लेती है, तो पुरुष के संबंध से उसको शूद्री कहा जाएगा, शूद्रा नहीं कहा जाएगा। परंतु शूद्र पुरुष यदि कन्या को जन्म देता है, तो वो उसके संबंध से नहीं हो रहा, वो उस जाति में उत्पन्न हो रही है इस कारण से। ठीक है, इसी प्रकार से अमहत्पूर्वा किम, यहां पर ये अमहत्पूर्वा क्यों कहा? ठीक, तो कहते हैं अमहत्पूर्वा का प्रयोजन ये है कि
महाशूद्री, यहां पर क्या है, महत शब्द का प्रयोग हो गया। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर वही जाते रस्त्री विषयादि उपधात से क्या होगा, गीश होगा, गीश होकर के महाशूद्री बनता है। इस मैं बिल्कुल भी इस बात को आज के परिवेश में कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा कि इस व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं तो इस व्यवस्था का विरोध करता हूं, ठीक है। परंतु मैं पढ़ा रहा हूं तो ये भी बात समझानी पड़ेगी आपको कि उस समय क्या था, ठीक है। मैं इस व्यवस्था का वो समर्थक नहीं हूं, सीधी बात है एकदम, ठीक है। मेरा काम पढ़ाना, इसलिए पढ़ा रहा हूं। नहीं तो आप कहें भाई ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं, ये तो मैं पढ़ा रहा हूं भाई, ग्रंथ में लिखा है वो पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बताते हैं। अब ये जो शब्द हैं ये तो इतना बार हो गया। अब आजादी गण, क्या है, आजादी गण में और भी शब्द हैं। ये क्या शब्द है, ऐसा शब्द है पुंछ, ठीक है। पुंच शब्द है, ये आजादीगण में पड़ा है, ये अकारांत तो नहीं है। आजादीगण में पड़े होने के कारण से इसमें, इससे क्या हो जाता है, टाप हो जाता है। अजात तष्टाप से क्या हो जाता है, टाप, ध्यान रखेंगे। टाप होकर के टाप का आ इसमें मिल जाता है और कुछ है ही नहीं, और स्वादि उत्पत्ति करके उसका लोप हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला शब्द है उष्णेह, इसकी आपको पूरी सिद्धि नहीं करनी है, बस इतना ही समझो, उष्णेह ऐसा शब्द है, हकारांत। ये है देव विश्व, टाप करके यहां बना दिए देव विश्व, ये शकारांत है। ये है ज्येष्ठ, ध्यान रखेंगे क्या है, ये तो ये अकारांत है, परंतु ये आजादीगण में पड़ा हुआ है, ठीक है। आजादीगण में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां कहते हैं ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यम, ये अकारांत शब्द है। परंतु यहां पर क्या है, ये ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यम यदि पुरुष के संयोग से किसी स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं, भाई ये घर में बड़ा भाई है, इसकी पत्नी है, इसलिए ज्येष्ठा है, इसको जेठानी बोलते हैं। जेठानी को वो किस लिए बोलते हैं, वो उसका वो बड़ा व्यक्ति, और उसके घर में जो बड़ा भाई है उसकी पत्नी है, इसलिए बोलते हैं ना। तो यहां पर इन शब्दों में ज्येष्ठा कनिष्ठा और मध्यमा, ये मझली है, ये छोटी है, ये पुरुष के संयोग से यदि कहा जा रहा हो, बड़ी छोटी और मझली, तो क्या है, पुण्योगादाख्यायाम, क्या है, पुण्योगादाख्यायाम से गीश हो रहा था, क्या है, गीश प्राप्त था इसको। तो गीश का नहीं, यहां गीश नहीं होता है, व्यवहार में लोग दिखता ही नहीं है, इसलिए इसको आजादीगण में पढ़ दिया, आजादीगण में पढ़ दिया। ये आजादीगण में है ये शब्द, इसलिए इनसे तो टाप ही होगा, तो टाप हो गया ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा। इति पुंयोगेपि, पुंयोग के संबंध से, पुरुष के संबंध से, बड़े पुरुष की है, स्त्री है तो इसलिए उसको ज्येष्ठा कह रहे हैं। मध्यम मझले, मध्यम भाई की पत्नी है इसलिए उसको मध्यमा कह रहे हैं, छोटे भाई कनिष्ठ की पत्नी इसलिए कनिष्ठा कह रहे हैं। तो इसको सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, अदंत मान करके टाप अजात तष्टाप से, परंतु उसका भी अपवाद आगे आ रहा, पुण्योगादाख्याम। फिर पुण्योगादाख्याम को आजादीगण में शब्द पढ़ दिए कि ये यदि है आजादीगण में तो उससे गीश नहीं होता है, गीप नहीं होता है, क्या होता है, टाप होगा। तो इनमें टाप हो गया, ध्यान रखेंगे। यदि पुरुष के संयोग से, यदि पुरुष के संबंध से नहीं है, नहीं है, फिर तो इसको अजात तष्टाप से टाप प्राप्त ही था, ह्रस्वकारांत मान करके, ध्यान रखेंगे। क्या कह रहे हैं, जैसे मानिएगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठा,
कोई बहन है, बड़ी बहन को ज्येष्ठा कह रहे हैं, तो बड़ी बहन को हम ज्येष्ठ भगिनी कह रहे हैं, तो वो पुरुष के संबंध से नहीं कही जा रही, वो बड़ी है इसलिए कही जा रही है, तो भी ज्येष्ठा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो ज्येष्ठ है और ह्रस्व कारांत मान करके स्त्रीलिंग में आजाद तष्टाप से टाप प्राप्ति है, इसमें तो टाप प्राप्ति है। यहां पर पुण्यों के संबंध से जब कहते हैं तो वो पुण्यों का दाख्याम से गीश निषेध प्राप्त होता है, तो ये ऐसे ठीक है। इसी प्रकार से कनिष्ठा मध्यमा पुण्योगे पी अपि माने इस पक्ष में भी उस पक्ष में भी यही रहेंगे। चलिएगा, इसी प्रकार से कोकिला जाता बा जाता वपी, कोकिल शब्द भी इस आजादीगण में पढ़ दिया है। कोकिल शब्द इस आजादीगण में पढ़ दिया है, तो क्योंकि यह कोकिल शब्द जातिवाचक है, जातिवाचक होने से जाते स्त्री विषयादि से स्त्रीलिंग में क्या प्राप्त हो रहा था? गीश, कोकिली बन जाता, पर कोकिली कोई नहीं बोलते, कोकिला बोलते हैं। तो कहते हैं कोकिला जातु अपी मन, जाति में भी क्या बनेगा? कोकिला ही बनेगा, टाप ही होता है क्योंकि आजादीगण में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आजाद तष्टाप से टाप होगा। आगे तो ये गण सूत्र है ये, ठीक है, एक प्रकार से इन्होंने वार्तिक माना, वार्तिक मान लीजिए, कोई वार्तिक ही है। मूलात नय कि नई से उत्तर मूल शब्द से क्या होता है? टाप होता है। तो ये गलत लिख गया, अमूला होगा, अमला नहीं है ये, मूलात नय माने नई से उत्तर मूल शब्द को स्त्रीलिंग में क्या होता है? टाप होता है। इसको भी क्या है? गीश गीप आदि प्राप्त होते हैं, तो उसका ये निषेध कर दिया, ठीक है। हाँ, इसमें पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल, मूल पड़ा हुआ है, तो मूल उत्तर पद वाले से यहां पर क्या प्राप्त होता है? गीश, तो उसका अपवाद है ये वार्तिक। तो क्या बन गया? न विद्यन्ते मूलानि यस्याह लतायाह सा लता अमूला, जिस लता की मूल नहीं है, जड़ नहीं होती, ठीक है, ऐसी लता को कहा इन्होंने अमूला, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है? ऐसा नई के साथ में यहां पर इसका मूल का समास हो जाता है और ये इसका नकार का लोप हो जाता है, अवचता है, तो अमूल, और इस वार्तिक से इसमें टाप हो जाता है, स्वादि उत्पत्ति करके पूर्वत अमूला बन जाता है, ठीक है जी। आइएगा, अब कहते हैं ये सूत्र तो यहां पूरा हो गया, क्या हो गया? पूरा हो गया। अब ये जो टाप प्रत्यय है, ये कैसा है? स्त्रीलिंग का प्रत्यय, कैसा है? स्त्रीलिंग। तो कोई ये थोड़ा सा और आगे स्मरण के स्त्रीलिंग में टाप ही नहीं होता, और भी प्रत्यय होते हैं। और कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो अष्टाध्यायी क्रम में टाप के बाद में टाप से भिन्न आकार वाला जो प्रत्यय प्राप्त होता है, वो होता है गीप। तो इसलिए प्रसंग, स्त्रीलिंग के प्रत्ययों का प्रसंग चल रहा था, तो उन्होंने स्मरण के लिए कि टाप ही नहीं है, इसके अलावा और भी प्रत्यय होते हैं स्त्रीलिंग में। तो कहते हैं ऋण्यभ्यो गीप, ये आगे सूत्र कहेंगे, ऋण्यभ्यो गीप ऋकारांत और नकारांत शब्दों से, प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व वाच्य होने पर, माने स्त्रीत्व द्योत्व होने पर क्या होता है? गीप होता है। ये वास्तव में आगे सूत्र पढ़ेंगे। कर्त्री, दंडिनी, यहां पर मैं बता दें क्या शब्द है ये? कर्त्री। अब कर्त्री ऋकारांत है, स्त्रीत्व वाच्य होगा, तो स्त्रीत्व वाच्य में स्त्रीत्व द्योत्य होने पर क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं स्त्रीलिंग में से गीप होता है।
गीप होता, पकार की संज्ञा हो जाती है, नकार की संज्ञा हो जाती है, ई बचता है। ई बचता है और ई बच गया तो ये क्या हो गया, यहां मिला देंगे को अणची लगा करके तो कर्त्री बन जाएगा। ये क्या बन गया, कर्त्री, और स्वादी उत्पत्ति करके इसका सु का लोप हो जाता है तो कर्त्री बन गया। ऐसे ही दंडिन नकारांत है, दंडिन प्रातिपदिक। स्त्रीलिंग की वाच्य होगा स्त्रीलिंग, तो इसमें नीप हो जाएगा तो दंडनी बन जाएगा, सु आया उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो लिख दिया इसको समझने की आवश्यकता नहीं है, ये वास्तव में सिद्धांत कौमुदी का भाग नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, इसको समझाने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो ये बात वास्तव में उसी समास वाली थी। ठीक है, तो ये आपका सूत्र पूरा कंप्लीट हो गया है। कौन सा, आजाद तष्टाप। इस सूत्र को आपने पूरा समझ लिया अच्छी प्रकार से, तो ये स्त्री प्रकरण आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने पूरा प्रयास कर दिया। शायद मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि कोई नहीं समझा सकता, परंतु अनेकों पढ़ाने वाले लोगों में जो बहुत ही अच्छे पढ़ाने वाले लोग हैं, वो आपको जिस प्रकार से समझाएंगे उससे भी अच्छा मैंने समझाने का प्रयास किया है। बाकी मैंने पहले भी कह दिया, नेट और जेआरएफ पास करने के लिए कोई आप जो आशा लेकर के चल रहे, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, मैं प्रोफेसर बनूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, लाखों की सैलरी मिलेगी, तो लाखों की सैलरी वाली जॉब यूं ही नहीं मिल जाती। दिन और रात आपको एक करना पड़ेगा, दिन और रात आपको एक करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण के यदि प्रोफेसर बनना है आपको, प्राध्यापक बनना है आपको, है तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, खिलौना नहीं है। कई लोग सोचते हैं चलो हम भी संस्कृत की परीक्षा दे लेते हैं और हम भी प्रोफेसर बन जाएंगे। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनेंगे भाई, है आपको पढ़ना पड़ेगा क्रमबद्ध तरीके से, फिर अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। आगे का हमारा जो सूत्र होगा, अब ये 2 सूत्र हो गए। उगितश्च, ठीक है, उगतश्च। सर्वेभ्यो नमः। अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा, उनका भी कल्याण हो जाएगा।